हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, PIB की हालिया रिलीज और कृषि मंत्रालय के आंकड़ों से एक भारत की प्रभावशाली तस्वीर उभर कर सामने आती है। भारत आज विश्व में चावल उत्पादन और निर्यात में निर्विवाद रूप से शीर्ष पर पहुंच गया है। हालांकि पॉलिसी एनालिसिस के तौर पर अगर हम देखें तो पॉलिसी एनालिसिस के मामले में ये प्रभावशाली तस्वीर कई बार हमें कुछ चीज़ों पर सोचने को मजबूर करती है। सवाल केवल मात्रा का नहीं है, सवाल यह है कि क्या भारत विश्व के लिए एक रसोई बन सकता है, क्या हमारी स्ट्रेटेजिक रिलायबिलिटी बंधी है या नहीं, क्या भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा का एक भरोसेमंद स्तंभ बन सकता है या नहीं बन सकता है, क्या भारत जब मुद्रास्फीति का दबाव होता है तो वह एक्सपोर्ट बैन जब करता है तो वह वहाँ पर भारत की वैश्विक साख कमज़ोर होती है या नहीं। हम इस खुशी को तो मनाएंगे ही, इसकी जानकारियों को तो इकट्ठा करेंगे ही, लेकिन भारत की कृषि नीति की क्षमताओं और सीमाओं का भी आज विश्लेषण करेंगे, जिससे हमें पता चले कि किस प्रकार भारत चावल के मामले में एक आर्थिक महाशक्ति बन गया है। देखिए, भारत का चावल के क्षेत्र में एक महाशक्ति बनना केवल एक संयोग नहीं है, यह एक स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन है जो संस्थागत रूप से परिवर्तन लाए गए हैं, जिसके 3 प्रमुख स्तंभ हैं। सबसे पहली चीज पूर्वोत्तर पर ध्यान देना। सबसे पहली चीज हमने पूर्वोत्तर पर ध्यान दिया, और पूर्वोत्तर पर जब हम ध्यान देते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है। पूर्वोत्तर में अगर आप देखिए तो हरित क्रांति जो थी उसको हम पंजाब और हरियाणा से ईस्टर्न इंडिया की तरफ शिफ्ट करते हैं, पूर्वी भारत की तरफ शिफ्ट करते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। और एक जो ये शिफ्ट होता है, इससे एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी की एक सोची समझी रीमैपिंग होती है, जहाँ जल संसाधन तुलनात्मक रूप से अधिक उपलब्ध हैं और चावल की खेती के लिए जो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा जो इसमें काम किया गया वह था स्टेट लेड प्रोक्योरमेंट का आर्किटेक्चर, यानी कि MSP और इस तरीके से जो खरीद की जाती है वह एक तरीके से किसानों को, और धान के संबंध में आप देखते हैं सरकार इसके संबंध में बहुत अच्छे से खरीदी करती है, तो यह एक अश्योर्ड मार्केट देता है भारत को, भारत के किसानों को, और उत्पादन में निरंतरता बनी रहती है इसीलिए। और तीसरा, इंस्टीट्यूशनल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो बैकबोन दिया गया धान को, उसने भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अगर आप ध्यान देंगे तो ICAR और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों का एक बड़ा नेटवर्क है जो इस पर काम करता है। हाल ही में भारत सरकार ने 184 नई फसल किस्में घोषित की हैं जो इसी दीर्घकालीन अनुसंधान का परिणाम है। अब अगर हम 184 नई किस्मों की बात कर रहे हैं तो ये 184 नई किस्में केवल बीज नहीं हैं, ये पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं, एक 4 बड़े राजनीतिक बदलावों का प्रदर्शन कर रही है ये हमारी जो नई प्रजातियां हैं। सबसे बड़ा है क्लाइमेट रेजिलियंस का, यानी जलवायु लचीलापन का। देखिए, सबसे अधिक फोकस आज अधिक उपज से हटकर कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट पर है। हीट टॉलरेंट फसल चाहिए, फूड टॉलरेंट, फ्लड टॉलरेंट हमें फसल चाहिए, और सरकार भी इन किस्मों के माध्यम से यह स्वीकार कर चुकी है कि क्लाइमेट चेंज केवल अब एक थ्योरी नहीं है बल्कि एक स्थायी व्यावसायिक जोखिम है। दूसरा, जो यील्ड की स्टेबिलिटी है, उपज की स्थिरता है। सरकार यह प्रयास कर रही है कि विभिन्न परिस्थितियों में, चाहे वो जलवार्षिक उतार चढ़ाव हो उत्पादन में, वो कम से कम हो, यानी कि भारत एक प्रिडिक्टेबल सप्लायर के तौर पर सामने आए। बायोफोर्टिफिकेशन आधारित फसलों की किस्में उगाई जा रही हैं। भारत को सिर्फ कैलोरी सप्लायर नहीं लेकिन न्यूट्रिशनल पार्टनर बनाने की तरफ से भारत सरकार की यह योजना काम कर रही है। इसके साथ साथ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन की रणनीति ने काम किया, जहां पर हमने आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वायत्तता पर बल दिया। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जैव सुदृढ़ीकरण जो बायोफोर्टिफिकेशन किया गया उसका भी लाभ मिला। तो महत्वपूर्ण रूप से अगर हमें वैश्विक बाजार का फूड बास्केट बनना है तो वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में फूड बास्केट कौन से देश हैं? अमेरिका है, ब्राज़ील है, और युद्ध के पहले यूक्रेन हुआ करता था। इन देशों में 2 बड़ी खास बातें होती थी, उसे हमें समझना होगा। सबसे पहले प्रेडिक्टेबिलिटी होती थी कि युद्ध या आपदा को छोड़कर इनके निर्यात में कभी कोई बाधा नहीं आती थी। दूसरा, जियोपॉलिटिकल लिवरेज होता था, जहां पर भोजन को एक डिप्लोमेटिक टूल के तौर पर ये इस्तेमाल करते
करते थे। भारत की चुनौती यही है कि हम डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी और ग्लोबल सप्लाई कमिटमेंट के बीच में एक बड़ा थिन बैलेंस बना के चल रहे हैं, और जब महंगाई देश में बढ़ती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए हम निर्यात रोक देते हैं। अब जब आप निर्यात रोकते हैं तो आप एक रिलायबल पार्टनर नहीं रह जाते, हमारी छवि कमज़ोर होती है, और सवाल यह है कि क्या हम सरप्लस होने के बावजूद भी ग्लोबल ट्रस्ट और मार्केट पर उतना कब्जा बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। जहाँ पर 4 बड़ी बाधाएं अगर आप समझ जाएंगे तो आपको भारत की ये समस्याएं बहुत क्लियर समझ में आएंगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि भारत जो है वो एक कंडीशनल फूड बास्केट से आगे बढ़कर ग्लोबल फूड पावर बनना चाहता है, तो उन्हें जिन बड़ी बाधाएं हैं उन पर ध्यान भी देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बाधा है जल की, वाटर पैराडॉक्स है बहुत बड़ा। देखिए, हमारा चावल निर्यात वास्तव में वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट ही है। पंजाब जैसे राज्यों में गिरता हुआ भूजल स्तर जो है वो एक तरीके का इकोलॉजिकल डेप्ट है जो हम भविष्य से उधार लेकर के अपने यहाँ यूज़ कर रहे हैं। दूसरा बड़ा जो समस्या आएगा वह है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट, यानी कि हमारी आपूर्ति श्रृंखला की बाधा। खेत से लेकर पोर्ट तक लॉजिस्टिक लागत और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस अभी भी भारत में बहुत ज़्यादा हैं। पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी है, अचानक एक्सपोर्ट बैन लगा दिया जाता है, वैश्विक खरीदार वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों की तरफ तुरंत मुड़ जाते हैं। इसके साथ साथ इनकम गैप भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आय का गैप भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद भी किसान, जो छोटे किसान होते हैं, उनकी आय में प्रोपोर्शनल ग्रोथ आप नहीं देखेंगे। बिना वैल्यू चेन रिफॉर्म के उत्पादन का लाभ छोटे किसानों तक और छोटे लेवल के किसानों तक पहुंचा पाना मुश्किल है। इन सबको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने इस खुशी को और बेहतर ढंग से मना पाएंगे। देखिए, सीमाएं तो हैं जो आपको जाननी भी चाहिए क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इन सीमाओं के बावजूद एक स्पष्ट बदलाव दिख रहा है। बदलाव यह है कि भारत अब एग्रीकल्चर एज फॉरेन पॉलिसी की ओर बढ़ रहा है। ग्लोबल साउथ पर हमारा फोकस है। अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों के लिए भारत एक खाद्य सुरक्षा साझीदार बन रहा है। डिजिटल एग्रीकल्चर पर हम ध्यान दे रहे हैं। डिजिटल एग्रीकल्चर के साथ साथ हम ध्यान दे रहे हैं कि भारत अब एक खेती को केवल एक फसल के तौर पर ना देखे, हम वैश्विक फसल में एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम को डिटरमाइन कर पाएं। हम साथ ही साथ देखें कि हम खाद्य सुरक्षा में कितना एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकते हैं अपने देश में। तो देखिए, भारत के लिए एक भविष्य के तौर पर अगर हम देखें तो जियो स्टैक पहल पर काम देना चाहिए, जहां पर किसान डेटाबेस और डिजिटल बुनियादी ढांचा डेवलप किया जाए। डेटा संचालित फसल योजना होनी चाहिए जहां पर एआई और पूर्वानुमान का विश्लेषण किया जाए, और सटीक प्रिसीजन एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया चाहिए जहां पर आईओटी, ड्रोन और उन्नत सिंचाई तकनीकों का प्रयोग किया जाए, जिसमें भारत सरकार ने पीएम कुशल सौर योजना, ई नाम डिजिटल मार्केट और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसे नीतिगत नवाचार किए हैं। अब इसमें टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट करना चाहिए, ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी को ऐड करना चाहिए, मोबाइल विस्तार सेवाएं और मौसम पूर्वानुमान के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें भी ऐड ऑन करना होगा। तो प्रश्न ये है कि क्या भारत विश्व का ग्लोबल फूड बास्केट है या नहीं है? तो जवाब यह है कि भारत एक राइजिंग फूड पावर अवश्य है। 184 नई फसल किस्में इस बदलाव का संकेत दे रही हैं कि क्वालिटी से, क्वांटिटी से अब हम क्वालिटी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। हम रिएक्टिव से प्रोएक्टिव एग्रीकल्चरल पॉलिसी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। भारत को फूड बास्केट बनने के लिए केवल रिकॉर्ड उत्पादन नहीं करना होगा, बल्कि पॉलिसी स्टेबिलिटी के साथ साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को पर भी फोकस करना होगा। अंतिम फैसला साफ है कि भारत एक बड़ा दावेदार अवश्य है इस ग्लोबल फूड किंग बनने की दौड़ में, लेकिन उसे इकोलॉजी और स्ट्रेटजी के बीच में एक संतुलन बनाना होगा। आप इस खुशी को कैसे सेलिब्रेट करते हैं और आप इस पूरे एनालिसिस को किस नज़रिए से देखते हैं? हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारी संभावनाएं, आप किस तरीके से भारत के एग्रीकल्चर मार्केट को देखते हैं? कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको सारे करंट अपडेट्स भी मिल जाया करेंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना उन बच्चों के लिए जो 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उन सब के लिए जनवरी बैच हमारा लॉन्च हो रहा है जो कि 7 जनवरी से शुरू होगा। देखिए, इस बैच की खास बात यह है कि ये P2I फाउंडेशन बैच है जहां पर आपको
प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की सारी तैयारी कराई जाएगी। 18 बुक का सेट दिया जाएगा, डेली क्लासेस, टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस, सब कुछ मिलेगा। महत्वपूर्ण यह है कि ये जनवरी बैच के जो हमारे हैं, ये जनवरी के 2026 और 2028 के बैचेस भी साथ ही शुरू हो रहे हैं। तीनों बैच अलग अलग होंगे, डेट सेम रहेगी। तो आप किसी भी बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 7 जनवरी से हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं, उसमें ले सकते हैं। ये प्रतिज्ञा बैच होंगे जो कि आपकी पूरा प्री से इंटरव्यू तक की तैयारी कराएंगे। साथ ही साथ आपको मेंटोरशिप, बहुत सारे रेजिडेंशियल प्रोग्राम, स्कॉलरशिप, सब कुछ मिलेगा। ये सारी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जा करके भी देख सकते हैं। वहाँ पर आप हमारे डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अगर आपको इन जो फीस वहाँ पर दिखाई जा रही होगी उस पर बड़ा डिस्काउंट चाहिए तो आप एक कोड ध्यान रखिएगा, PK Live। इस कोड का इस्तेमाल कीजिए और इस कोड का जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे आपकी फीस में बहुत बड़ा डिस्काउंट अप्लाई होगा, क्योंकि यह फैकल्टी कोड है जो कि मेरा है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं बैचेस में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।